मतलब हमारी फैमिली में अनहेल्दी बिहेवियर्स होते हैं और उसके बाद हम सीखेंगे कि हेल्दी बिहेवियर्स कौन से होते हैं। ठीक है, जैसे अंकल ने बहुत राइटली कहा कि उसका काम भी अगर हम करेंगे, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी हम ले लेंगे। 24 साल का 23 साल का इतना बड़ा नौजवान है, मगर उसके हम काम करी जा रहे हैं। अभी मैं हम छोटे छोटे नशों से पहले वाली बीमारियों की मैं बात कर रही हूँ, अनहेल्दी बिहेवियर्स की। इनेबलिंग कैसे कैसे होती है, हमें अंदाज़ा है कि बच्चा मनी को मिसयूज़ कर सकता है, कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं दे रहा, बट फिर भी उसको बढ़ बढ़ कर हम पैसे दे रहे हैं और उससे हम अकाउंटेबिलिटी भी नहीं ले रहे, कहाँ खर्चा हुआ, कहाँ। इनेबलिंग बिहेवियर्स हम कैसे, क्योंकि एक बच्चा एक घर में पैदा होता है, उस घर का एक माहौल होता है, उसके पिता पुरखी जीन्स होते हैं, जेनेटिक्स होते हैं। एक बच्चे की अपनी संगत होती है, एक स्वभाव बनता है, पर्सनालिटी बनती है। ये नहीं कि नशा आते ही वो एकदम बीमार हो गया, उसके अंदर कुछ तो चीज़ें पहले से होती है ना, नशे के बाद तो चलो बढ़ जाती है। इस बीमारी का इलाज दवाइयों के साथ ये भी है कि हमारे बच्चे के अंदर और हमारे घर के अंदर, फैमिली के अंदर, चलो मैं फैमिली की ही बात करूंगी, और कौन से इनेबलिंग बिहेवियर होते हैं जी घर में? जस्ट माइक। हाँ, कहीं आपने रियलाइज किया हो कि इन दोनों को आपने कहीं इनेबल किया हो? क्योंकि कई बार जो है मैम आपस में लड़ना होता तो मैं कह देनी है दिशान चुप कर जाए, इतना कर ला क्योंकि दीदी गुस्से हो जाएगी। सो इनेबल कर दिया। जो राइट है उसको राइट नहीं कहा, चेक नहीं किया, राइट हो जाता है। कई बार ज्यादा जे होण तो मैं कहनी नहीं इतना ना करो, दोनों को कह देनी है कि इतना ना करो क्योंकि पापा गुस्सा कर जाएंगे, हम छुपा रहे हैं, कवर अप कर रहे हैं, फियर। ठीक है, हाँ जी, कुछ आपने कभी इनेबल किया हो, आपने आइडेंटिफाई किया हो बच्चे को? नहीं, जयदीप को कभी आपने इनेबल किया हो? जिस तरह इनू शुरू तो पैसे खर्चने की बहुत आदत सीगी ते इन्हें कहना मामा, जिस तरह हुण भी पुछदा मैं बाहर चल जा खाना खावां, ये शुरू तो इनू आदत है। आदत किसने डाली? मैंने पैसे आपने मतलब चेक नहीं किया कि नहीं, बस नो नहीं मतलब कहा? नो नहीं किया। हाँ जी, चीज़ों के लिए ना नहीं करना कभी भी, क्योंकि ज़िंदगी हाँ और ना दोनों का कॉम्बिनेशन होती है। हमें सब कुछ नहीं सब कुछ मिल सकता। तो जिस बच्चे को हमेशा हाँ सुनने को मिली हो तो आपने बढ़ावा ही दिया ना, क्योंकि उसको तो ना सुनना आएगा नहीं किसी से। राइट, नहीं ना भी की, पर यह भी ज़्यादा जड़ी ने होंदा भी जे ने जिद कर लेनी या कह देना भी नहीं मम्मा इस तरह मेरा तो चोरी चोरी, मतलब भी जिस तरह होंदा। मैं आपको अपना भी उदाहरण देती हूँ जिस पे मैं अभी भी काम कर रही हूँ। जब मेरे हस्बैंड का ट्रीटमेंट चल रहा था और वो हॉस्पिटल में थे, तो वो होता है ना, एक माँ को हाय बच्चा बेचारा अकेला है घर में, मतलब माँ बाप हॉस्पिटल में है, तो वो ना मेरे को फ़ोन करता था। वो कहता था मम्मी मेरा आज ना वो खाने का मन नहीं कर रहा है घर का, मैं बर्गर मंगा लूँ, ये कर लूँ। तो मेरे दिल में होता था कि हाय बेचारा बच्चा ना, मैं नहीं उधर एज अ मदर टू टेक केयर। तो मैं उसको बोलती थी हाँ हाँ चलो मंगा ले, ठीक है। उसका नतीजा ये है कि आज तक वो इमोशनल ईटिंग करता है। एक्चुअली वो इमोशनल टर्मोइल से गुजरा था, वो छोटा था, उसके माँ बाप उसके पास नहीं थे, तो उसको खुश करने के लिए, उसको प्लीज़ करने के लिए, और माँ के गिल्ट को, क्योंकि मुझे गिल्ट हो रहा था ना हाय मेरा बच्चा, अपने आप को सेटिस्फाई करने के लिए मैं उसको बोलती थी हाँ हाँ चल खा ले कोई बात नहीं। फिर वो फिर को फ़ोन करता था आज ना स्कूल जाने का मन नहीं है मम्मा। फिर मेरे को वही होता था, यू नो दीज थिंग्स। तो मैं बोलती चलो कोई बात नहीं आज रहने दो। वो वाली चीज़ पे आज वो 23 साल का है, हम आज तक उस चीज़ पे वर्क कर रहे हैं। इनेबल, हमने इनेबल किया जो चीज़ एक पर्सन को करनी चाहिए, जैसे ड्यूटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, रूटीन, मगर हम उसको, हम जो फैमिलीज़ हैं हम बढ़ावा दे रहे हैं। अगर वो रूल तोड़ रहा है, लाल बत्ती भी क्रॉस कर रहा है, हम खुश हो रहे हैं, कुछ नहीं कह रहे। इनेबलिंग,
कोई भी जो, हाँ जी कुछ कहना ਯਾਨੀ चाहते हो? ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਮੈਮ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਮੈਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਇਹ ਵੱਡੀ ਸੀ ਉਹ ਛੋਟੀ ਆ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਜਿੱਦਾਂ ਘਰ ਇਹ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਨਾ ਮਦਰ ਵਾਲਾ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਆਂਦਾ ਸੀਗਾ ਹਾਈ ਕਿ ਪਾਪਾ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹੈ ਨਾ कॉम्पेंसेट करते हैं ना हम। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਬਹੁਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੰਮਾ ਪਹਿਲੇ ਵਰਗੇ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਹੋ। हाँ अब स्ट्रिक्ट हो गए। ਹਾਂ, ਤੇ ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਪਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਨਾ ਕਰਨਾ तब ਸ਼ੁਰੂ तक ਕਰ आप- ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਪਹਿਲੇ, ਹੈ ਨਾ। तो सबसे बड़ी बात इसमें ये निकल के आई कि अगर बचपन से ही बच्चा कोई भी ऐसा काम कर रहा है जो गलत है, जो सोशल नॉर्म्स के अकॉर्डिंग गलत है, जो एक्सट्रीम बिहेवियर्स है, जैसे एक्सट्रीम में पैसे खर्चना, लाइफ होती है हम ना शेड्स देखते हैं या काला या सफ़ेद, हम वो वाली फैमिलीज होती है, बट लाइफ हमेशा काला या सफ़ेद नहीं होती, और भी शेड्स होते हैं, ग्रे शेड्स आर ऑल्सो देयर। लाइफ होता है एक बैलेंस, सुख भी दुख भी। जिसने सिर्फ दुख ही देखा हो वो भी बीमार होगा, जिसने सिर्फ सुख देखा हो और ज़िंदगी में उसको तकलीफ़ आ जाए तो उसको तो तकलीफ़ का सामना ही नहीं करना आता। तो हम ना अनबैलेंस्ड फैमिलीज़ होती हैं, जैसे हमेशा ही हाँ अच्छा रात को 11 बजे आऊँगा, एक बच्चा रात को लेट आ रहा है, माँ बाप को नहीं पता, इनेबलिंग। घर में डिसिप्लिन नहीं है, कोई रूटीन नहीं है, इनेबलिंग। घर में कोई मर्यादा नहीं है, डिसिप्लिन बाउंड्री नहीं है, इनेबलिंग। क्योंकि यहाँ पे जब काउंसलर्स हिस्ट्री लेते हैं तो आम तौर पे हमारे फैमिलीज कहती हैं ये ना बड़ा ज़िद्दी है। हाथ खड़ा करो जिसको लगता है उसका पेशेंट ज़िद्दी है, सच्ची सच्ची मैक्सिमम, ठीक है। इसको ना जल्दी चाहिए सब कुछ, पेशेंस नहीं है इसमें। हाथ खड़ा करो कोई है तो, ठीक है। मतलब रिसर्च ने, साइंस ने मतलब ये प्रूफ किया है, उसको जल्दी। ਉਹ ਤੇ ਹੁਣ ਸੋਚਣ ਲੱਗ ਪਏ ਨਾ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਮਾਰੀ ਕਰਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪੇਸ਼ੈਂਸ ਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਆਂਟੀ ਜਾਂਦਾ है। दो तरीके से आंटी ये वर्क करता है। एक होती है प्री मॉर्बिड पर्सनैलिटी, कि बचपन से कई लोगों के अंदर चीज़ होती है। वो तो अलग बात है ना कि नशा करना है इसलिए उसको एक कालापन है, इम्पेशेंस है, वो एक डिफरेंट चीज़ है। पर एक पर्सनैलिटी भी होती है कि आपके अंदर, उनको कहते हैं जो हर्मिटेज, जो रिहैब प्रोग्राम साइंस ने बनाया वो इसी पे काम करता है कि हमारे अंदर कोई भी ऐसी कमज़ोरी ना रहे जिसकी वजह से हमें नशे की ज़रूरत पड़े। अब मान लो किसी को कभी भी लाइफ में किसी ने काम नहीं किया, अब अगर उसे काम करना पड़ेगा तो उसे तकलीफ होगी ना, डिस्कम्फर्ट हो जाएगा, पेन होगा। और अगर वो उसको पेन को संभालना नहीं आएगा तो वो क्या करेगा? नशा यूज़ करेगा। जो जड़ है नशे की बीमारी की, जो जड़ है दिमागी बीमारियों की, वो है पेन। पेन इज द रूट कॉज ऑफ एडिक्शन, नॉट प्लेजर। मतलब अगर नशा हमारे अंदर जाता है, एक सपोज एक पर्सन को बहुत शर्म आती है, बहुत शाय है, हम वैसे शादियों में सब जाते हैं राइट, ठीक है, वहाँ पे एक दो अंकल्स, मिस्टर शर्मा, मिस्टर वर्मा, मतलब ऐसे ज़रूर हमें देखने को मिलते हैं जो बिना नशे के ना आंख से आंख भी नहीं मिला सकते, बड़े सिंपल से स्माइल शायद लगेंगे, एंड देन सडनली सी कि वो जो डांस फ्लोर बना होता है, ड्रिंक करके वो बंदर की तरह नाच रहे हैं। ये कैसे होता है? यानी कि नशा कुछ तो ब्रेन को करता है ना। आपकी जो हिचकिचाहट होती है, हेजिटेशंस होती हैं, हमारे अंदर कुछ ब्लॉक्स होते हैं, जैसे अगर हमें शर्म आती है तो वो हमारी इनहिबिशंस को, मतलब हिचकिचाहट को हटा देता है, एक तरह की पावर ही देता है ना। कोई बड़ा थका हुआ आए और उसको एक पैग लगाने को मिल जाए तो उसकी वो डिपेंडेंस बन जाती है। यानी कि थकान है तो एक पैग ले लो। यानी कि अगर आपको अपनी थकान संभालनी नहीं आती, अगर आपको ज़िंदगी में पेन संभालनी नहीं आती, तो आप एक बाहर की चीज़ को इस्तेमाल करोगे एज योर सपोर्ट सिस्टम। तो जब हर्मिटेज में साइकोलॉजिस्ट हमारे पेशेंट के साथ काम करते हैं, थेरेपी करते हैं, सेशंस करते हैं,
तो वो पेशेंट के पूरे कैरेक्टर फ्लॉज बाहर निकालते हैं। ठीक है, सो इनेबलिंग हम कैसे करते हैं अब जब हमारे घर में नशा आ गया। इससे पहले तो पता भी नहीं चलता ना हमारे को भी, हम भी इतने अवेयर नहीं होते कि हम अब इनेबलिंग कर रहे हैं। इससे पहले जो समय जो आप कर रहे हैं इनेबलिंग का, तो पहले तो हम भी अवेयर नहीं थे भाई। तो ये नशा हमारे- होने के बाद हम कैसे इनेबलिंग करते हैं? मैं समझा नहीं आपकी बात। मैं मान लीजिए हमारे पेशेंट ने नशे की हालत में एक एक्सीडेंट कर दिया, गाड़ी टूट गई। जी हाँ। अगर हमने गाड़ी को ठीक करवा दिया, नहीं, उसको कोई दर्द ही नहीं महसूस हुआ, वो उससे 5 एक्सीडेंट कर लिए, 5 बार हमने गाड़ी ठीक करा दी। हाँ, ये हो सकता है कि भी हम यहाँ पे आने से पहले वो काम कर देते, अब नहीं। बट इनेबलिंग हुई ना, इसको इनेबलिंग कहते हैं। आपने बढ़ावा दे दिया, उसने नशे की बीमारी की हालत में किसी को थप्पड़ लगा दिया और वो पड़ोसी घर में आपके लड़ने आ गए, तो आपने बच्चे को कमरे में छुपा दिया और बोला कोई बात नहीं मैं संभाल लूंगा। समझ रहे हैं आप ये बात? दिस इज इनेबलिंग। उसके अंदर जो बीमारी है आपने उसको और बढ़ावा दे दिया, क्योंकि उसका जानवर दिमाग क्या बोलेगा, तुम जितनी मर्जी लड़ाइयाँ करो, नो प्रॉब्लम, तुम्हारा बाप बैठा है संभालने को। इनेबलिंग। वो अवेयरनेस नहीं थी इसलिए वो हो रही थी। नहीं, कोई भी इल्ज़ाम नहीं कर रहा, हम समझने की कोशिश कर रहे हैं कि हमें कौन कौन से काम अब बंद करने पड़ेंगे, क्योंकि हमारे पेशेंट का जानवर दिमाग ये चीज़ें सीख चुका है और रिहैब ट्रेनिंग और काउंसलिंग में उसकी अनलर्निंग होगी कि जिस गलत काम के लिए हम तुम्हें हाँ बोलते थे, वी आर सॉरी, हमें नहीं पता था, मगर इसमें तुम्हारा नुकसान है इसलिए हम ना बोल रहे हैं। आप समझ रहे हैं? क्योंकि एक इसको हमारा माइंड ना कंडीशनिंग से सीखता है। एक बच्चा है आप छोटा सा, वो अपनी माँ से एक खिलौना मांग रहा है, माँ कहती नहीं लेके देना, नो आई वोंट गिव। वो जोर से रोता है, माँ कहती मैंने नहीं देना। वो क्या करता है, वो ज़मीन पे लेट जाता है और चिल्लाता है, हाथ पाँव मारता है, माँ कहती मैंने नहीं देना। वो क्या करता है, वहाँ पे कोई फ्लावर वास या फूलदान कुछ पड़ा होता है, ज़ोर से फेंकता है और तोड़ देता है, माँ कहती है अच्छा ले ले फिर। तो बच्चे का दिमाग क्या सीखा, कैसे ब्रेन की कंडीशनिंग हुई बताओ? यानी कि जब मैं कोई चीज़ तोड़ूंगा तो मेरी बात मान ली जाएगी। और हमारे घर में क्या होता है, हाय चिल्लाए ना, चलो करने दो इसको नशा, हाय किसी को पता ना चले, करने दो इसको नशा, दुनिया को ना पता चल जाए, करने दो इसको नशा, कहीं बाहर जाके चोरी ना कर ले, दे दो घर से ही पैसे, अच्छा तू बाहर जाकर ना पी, घर में पी ले थोड़ा सा, अच्छा तू अफीम छोड़ दे, थोड़ी सी बियर पीला करे। इनेबलिंग। या फिर पेशेंट डिमांड्स रखे और उसकी हम डिमांड्स पूरी करती जाएं। जैसे हमारे पेशेंट जब रिहैब जाते हैं, हमने ये खाना है, हमने वो करना है। अब बहुत सारी फैमिलीज अफोर्ड नहीं कर सकती ट्रीटमेंट, वो बड़ी मुश्किल से पैसे इकट्ठे करके देते हैं और ये पेशेंट को पता होता है, मगर पेशेंट क्योंकि बीमार है और जानवर दिमाग ग्रीडी होता है, लालची होता है, ठीक है। अब वो अगर बोले नहीं आज तो मैंने डोमिनोज पिज़्ज़ा खाना है, तो पिज़्ज़ा भी दे, मैंने स्पेशल डाइट भी लेनी है, कब खर्चा भी, और अगर माँ ये कर दे, उसको हाँ बोले, तो क्या किया आपने, नशे की जगह पिज़्ज़ा दे दिया। डिमांड, यानी कि उसकी जो अनरीजनेबल डिमांड्स हैं, क्योंकि बेटे को तो ये ख्याल आना चाहिए ना, एक अच्छे हेल्दी बेटे को, कि मेरी माँ बड़ी मुश्किल से इलाज करा रही है, ऊपर से मैं एक्स्ट्रा खर्चा करवा रहा हूँ। इनको बोलते हैं अनहेल्दी इनेबलिंग बिहेवियर्स। गलत नहीं होता, मैं कह रही हूँ अगर एक फैमिली है, ठीक है, वो बड़ी मुश्किल से इलाज करा रही है, ठीक है, और उसका बच्चा जिद कर रहा है, अब बच्चा भी नहीं है, इधर सब बड़े ही आते हैं तकरीबन, वो जिद कर रहा है नहीं मैंने खाना ही खाना है,
प्रॉब्लम इज नॉट पिज्ज़ा, प्रॉब्लम इज अनरीजनेबल डिमांड, अनरीजनेबल जिद, कि उस टाइम आपका इंसानी दिमाग क्यों नहीं काम कर रहा कि एक तो मेरी माँ की उम्र देखो, उसको मैं बार बार नीचे भेज रहा हूँ, तू नहीं तू अभी पिज्ज़ा लेके आ। इनेबलिंग बिहेवियर्स, तो हमें इनेबलिंग बिहेवियर्स नहीं करने हैं। जिस चीज़ में वो हद से ज़्यादा कुछ हो रहा है, एक्सट्रीम में कहीं जा रहा है, जो उसको नुकसान पहुंचा सकता है, जो उसके चिम्प ब्रेन को खाना दे रहा है, जो उसको ज़िद्दी बना रहा है, जो उसको डिमांडिंग बना रहा है, जो इसकी मैं को ही सेटिस्फाई कर रहा है, उसको इनेबलिंग बिहेवियर्स कहते हैं, और वो हमें नहीं करने। इवन इलाज के दौरान, इलाज ठीक चल रहा है, सब कुछ ठीक है, पेशेंट बोलता है एक दिन मीटिंग रहने देती हूँ, हाँ हाँ कोई बात नहीं, एक दिन मिस कर दो। फैमिली गिरी, पेशेंट गिरा। उसके बाद आ जाता है प्रोवोकिंग। जब शुरू शुरू में हमें पता चलता है ना बीमारी है, तो हम सबसे पहले तो लाड प्यार बहुत करते हैं, उसको खुश करने की कोशिश करते हैं। अगर बीवी है तो वो ज़्यादा प्यार करने की कोशिश करती है, माँ बाप हैं तो वो भी ज़्यादा, कि शादी कर दो, चलो ये कर दो, अच्छा तुझे गाड़ी ले देते हैं, तू छोड़ दे, अच्छा ये करेंगे तो तू छोड़ देगा, चल तेरे को ये कर देते हैं। तो काफ़ी देर तक हम सब ये करते हैं, सबने किया। अच्छा एक टाइम आता है, हम देखते हैं हम जो जो इसकी डिमांड पूरी कर रहे हैं ये फिर भी नहीं कर रहा, तो फिर हमें क्या आता है? गुस्सा। गुस्से में हम क्या करते हैं? प्रोवोकिंग, सेकंड नंबर। फिर हम भड़काते हैं, फिर हम क्या बोलते हैं? मैंने तेरे लिए इतना कुछ किया, तू मेरे लिए कुछ नहीं करता, तू पैदा ही क्यों हुआ इस घर में, तूने बेइज्जती कर दी, तूने इज्जत खराब कर दी, मेरी ज़िंदगी खराब कर दी। तो हम उसको भड़काते हैं। यानी कि एक इंसान जो बीमार है, जिसका जानवर दिमाग चल रहा है, अगर आप उसको क्या करोगे? उसको आप पोक करोगे, अगर आप उसको भड़काओगे तो वो क्या करेगा? फिर नशा बढ़ जाएगा। इनेबलिंग ने भी बीमारी को बढ़ा दिया और प्रोवोकिंग ने भी बीमारी को बढ़ा दिया। और हम सब फैमिलीज ये अच्छी तरह से समझते हैं कि हम ये दोनों काम करके यहाँ बैठे हैं, और हम हॉस्पिटल में भी करते रहते हैं। हम हॉस्पिटल में भी बैठ के करते हैं। जैसे पूरा दिन बिस्तर पे उसकी फिक्र करते रहना, ये खा ले, वो खा ले, ये कर ले, वो कर ले, उसको कंफर्टेबल करते रहना। बार बार नर्सेस को आके बोला अब उसे सुला दो, अब उसे, नर्सेस का काम है, वो करेंगी, आपको क्या टेंशन है? सो इनेबलिंग और प्रोवोकिंग दोनों ही गलत है। वैसे रिएक्टिव भी प्रोवोकिंग में आ जाता है, हम रिएक्ट कर जाते हैं। स्पेशली जब पेशेंट नशे में आता है, जब पेशेंट बीमार होता है और वो उस हालत में होता है जिस हालत में उसका जानवर दिमाग वैसे ही तगड़ा हुआ है, और हमारा जानवर दिमाग भी रिएक्ट कर जाता है। क्योंकि जो पेशेंट इंटॉक्सिकेटेड होता है, नशे में होता है, या बाइपोलर के पेशेंट मेनिया में होता है, या डिप्रेशन वाला पेशेंट डिप्रेशन में होता है, तो उस टाइम जब हम रिएक्ट करते हैं तो उसका असर पेशेंट पे कोई नहीं हो रहा होता। पूरी बात बिना सुने अपनी भड़ास हम निकाल देते हैं, अपना गुस्सा हम रिएक्ट कर देते हैं, बिना सामने वाले को सुने, बिना सामने वाले को समझे हम रिएक्ट कर देते। ज़रूरी नशे की बात नहीं, हम वैसे भी रिएक्ट कर देते हैं, हम जजमेंटल हो जाते हैं। गुस्सा बिल्कुल, तो सारा सुधार ही हमारे में करने वाला होगा। बिल्कुल हमारे में और पेशेंट की अपनी ट्रेनिंग में होएगा। आज के प्रोग्राम से तो ऐसे लगता है सारा बिगाड़ी हमने किया है, सुधार हमारी ज़्यादा ज़रूरत है।
आपकी वाइफ कम बोल रही है, आप ज़्यादा बोल रहे हो, इसका मतलब आपने ज़्यादा करा है। मैंने किया, मेरे को तो हो रहा है, मेरी गलतियों का एहसास हो रहा है मेरे को। वेरी गुड, ये एक्सेप्ट करना कितनी बड़ी बात है, उसकी तकलीफ भी है मेरे को। क्योंकि हमने अपना जिस पर्सन से प्यार करते हैं उसका भला ही करेंगे ना। अगर हमारी एक्शन से वो बिगड़ जाएगा, उसका नुकसान हो जाएगा, उसको हम अपाहिज बना देंगे, तो फिर हम प्यार नहीं करते, फिर हम प्यार का असली मतलब नहीं समझ पाए, क्योंकि हमने अपने हाथों से खुद उसे जहर ही दे दिया। मतलब आपको मैं एक इंसिडेंट बताऊं कि इस रूम में हमने सीसीटीवी में चेक किया कि एक माँ बड़ा बुरी हालत में ओपियम एडिक्शन, अफीम की एडिक्शन वाले पेशेंट को अपने बेटे को लेकर आई, और जिस दिन वो लेकर आई उसका बेटा बहुत बुरी हालत में था। मतलब वो लिटरली, उन्होंने डॉक्टर भाटिया के पाँव टच करे कि मेरे बेटे को बचा लो। तो 3 दिन के बाद उसका ना जो डॉक्टर ने अपनी दवाइयाँ शुरू कर दी, डिटॉक्स शुरू कर दिया। तो 3 दिन के बाद भी ना दवाइयों का कुछ खास असर, मतलब डॉक्टर कंफ्यूज हो गए कि इस दवाई से तो ये इफेक्ट हो जाना चाहिए था। तो ये सब चीज़ें जब डिस्कशन चल रही थी सब काउंसलर्स और डॉक्टर की, तो सर ने कहा कि इसका ड्रग टेस्ट कराओ। तो उसमें ओपियम पॉजिटिव आई। हॉस्पिटल में रहते रहते 2 दिन टेस्ट ठीक होने के बाद तीसरे दिन तो बड़ी हैरानी की बात, फिर पूछा, क्योंकि हॉस्पिटल में अब आते रहते हैं रिलेटिव, फ्रेंड्स, कभी कोई भी ला सकता है। तो एनीवेज हमने जब सब कुछ किया तो सीसीटीवी में हमने उस माँ को अपने बच्चे को अफीम खिलाते देखा। मैं बता रही हूँ, मोह, अटैचमेंट और इनेबलिंग की हद। जिसने डॉक्टर के पाँव पकड़े थे कि मेरे बच्चे को बचा लो, क्यों किया उसने? क्योंकि उससे विड्रॉल ओपियम के बहुत होते हैं, उससे उसकी तोड़ नहीं देखी जा रही थी और वो बार बार उसको धमकियां दे रहा था। तो उस माँ ने अपनी ममता के चक्कर में, डर के चक्कर में, जो भी, बीमारी को बढ़ावा दे दिया ना। एक तरफ से वो बचाने के लिए हॉस्पिटल आई। हम बता रहे हैं कि ये हमारे अंदर अब उसकी माँ से नहीं देखी जा रही थी तकलीफ, मगर वो उसके बेटे के लिए नुकसानदायक थी। क्या ये प्यार है? ये प्यार नहीं है, टॉक्सिक लव। तीसरी चीज़, ये 3 हमने हो गई। तो ये कुछ बिहेवियर्स हैं हमारे घर में जो हमें सोच के, जैसे आज मीटिंग के बाद आप खुद बैठो और सोचो कि ऐसी कौन कौन सी चीज़ है जो मेरे पेशेंट का नुकसान करती है। उसकी हर बात में हाँ मिलाना। जब आप दूसरे का कंफर्ट नहीं देखते हो, आप इनेबल कर रहे हो। अगर आपका पेशेंट अपने हिसाब से ट्रीटमेंट करना चाहता है, अपने हिसाब से, उसका दिमाग खराब है, इलाज हो रहा है, उसके बस की नहीं है, फिर भी अगर आप उसके हिसाब से, वो बोलेगा ये खाना है तो वही खाना है, वो बोलेगा मैंने यहाँ रहना है तो वही रहना है, वो बोलेगा मैंने ये दवाई खानी है, मुझे हर्मिटेज नहीं जाना है, मुझे फॉलो अप पे नहीं आना है, मुझे मीटिंग पर नहीं आना है, तो आप इनेबलिंग कर रहे हो। हमारे घर में ये अनहेल्दी बिहेवियर्स है।